फेसबुक पर लिखे कमेंट पर हुई 2 गिरफ्तारी। गिरफ्तारी पर हुआ बवाल। आईटी एक्ट की धारा 66A पर उठे सवाल। एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। आने लगे कानून में बदलाव के सुझाव। सरकार भी हुई सतर्क, राज्यों को भेजा सर्कुलर। आईपीएस ही देगा धारा 66A के इस्तेमाल की इजाजत। क्या है 66A और क्या है इसकी पेचीदगियां? क्या बदलाव से रुक पाएगा धारा 66A का दुरुपयोग? नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा आईटी एक्ट की धारा 66A की, जिसके तहत हाल में कई गिरफ्तारियां हुई। आज राहत की खास खबर ये रही कि फेसबुक पर अपनी टिप्पणी के कारण अब 2 लड़कियों पर केस नहीं चलेगा। पुलिस चार्जशीट भी दायर नहीं करेगी। बाला साहब ठाकरे की अंतिम विदाई के दिन मुंबई बंद पर टिप्पणी करना इनके लिए भारी पड़ गया था। इससे पहले कार्यवाही करने वाले 2 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। इस मामले में इसे उदाहरण बनाते हुए जस्टिस काजू ने ममता बनर्जी से अपील की है कि जिस तरह से मुंबई में फेसबुक मामले में पुलिस पर कार्रवाई हुई, वैसे ही बंगाल के पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने कार्टून बनाने पर एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। आज सुप्रीम कोर्ट में धारा 66A की शब्दावली और मूलभूत अधिकारों के हनन का सवाल उठाती हुई एक जनहित याचिका भी सामने आई। अब कल इस पर सुनवाई होगी। पिछले कुछ महीनों में 6 मामलों में लोगों को हिरासत में लिया गया है इसी धारा के तहत। हाल में आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए थे, तो आज सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि ये एसएचओ को कंप्लेंट इस मामले में दर्ज करने से पहले डिप्टी कमिश्नर या फिर आईजीपी लेवल अफसर से मंजूरी लेनी होगी। तो बड़ी खबर में कई सवाल हैं हमारे सामने। क्या राज्य सरकारें केंद्र की एडवाइजरी पर अमल करेंगी? क्या जल्दबाजी में बना है आईटी एक्ट की धारा 66A? क्या निजी स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग बंद हो पाएगा? और आखिरी और अहम फैसला, क्या धारा 66A में संशोधन की अब जरूरत है? तो पिछले दिनों सोशल साइट्स पर कमेंट से जुड़ी कुछ गिरफ्तारियों के बाद धारा आईटी कानून की धारा 66A सवालों में घिर गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक आईपीएल भी दाखिल की गई। कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल को बुलाया और दूसरों को भी पार्टी बनाने की सलाह दी है। पालघर में 2 लड़कियों की गिरफ्तारी। पालघर में ही एक और लड़के की गिरफ्तारी। जाधवपुर में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी। ये सारी गिरफ्तारियां धारा 66A के तहत की गई। इस धारा के खिलाफ श्रेया सिंघल नाम की लड़की की जनहित याचिका देखते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी वो इस मामले में दूसरों को यानी महाराष्ट्र और बंगाल सरकार को भी प्रतिवादी बनाए। इन सबको पार्टी बनाने के हिसाब से अपनी याचिका में बदलाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई दूसरा इसमें पार्टी बनना चाहे तो याचिका दे सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वो इस धारा के तहत गिरफ्तारी रोकने का आदेश जारी करें, जिस पर कोर्ट ने कल विचार करने की बात की। पालघर मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा कि जिस तरह लड़कियों को गिरफ्तार किया गया वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए उपाय किए जाएं। दरअसल आईटी एक्ट की धारा 66A के मुताबिक किसी भी ऐसे शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जो कंप्यूटर या दूसरे संचार माध्यमों से ऐसी जानकारी भेजे जो सरासर आपत्तिजनक या डरावनी हो, या जिसके गलत होने का पता हो लेकिन फिर भी उसे किसी को चिढ़ाने, परेशान करने, खतरे में डालने, बाधा डालने, अपमान करने, चोट पहुंचाने, धमकी देने, दुश्मनी पैदा करने, घृणा या दुर्भावना के मकसद से भेजा जाए। इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब इस कानून के खिलाफ माहौल बन रहा है। आईटी एक्ट के किन नियमों के तहत पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है, इस मामले को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेहद संजीदा दिखी। लिहाजा भारत सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है। अब शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। नई दिल्ली से रजत केन, एनडीटीवी इंडिया।
तो हमारे साथ आज एक खास पैनल जुड़ रहा है इस मामले को समझाने के लिए। मयंक मोहन शर्मा एयर इंडिया के कर्मचारी, इन्होंने ट्रेड यूनियन लीडर के खिलाफ कमेंट किया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था और नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल इनकी नौकरी वापस मिल गई है। अम्बिकेश महापात्र प्रोफेसर जादवपुर यूनिवर्सिटी और ममता बनर्जी के कार्टून मामले में ये गिरफ्तार हुए थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जैन साइबर एक्सपर्ट कुछ देर में जुड़ेंगे। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कर्णिका सेठ साइबर कानून के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। मिस्टर महापात्रा, जिस तरह से कई गिरफ्तारियां सामने हुई और आज भी इस पे एक तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और जस्टिस काटजू ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखा है, खासतौर से आपके मामले में, कि ये पूरी जो चीजें कार्रवाई हुई है इसमें माफी मांगे। आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? ना, हम लोग को गिरफ्तार के मामले में जो हुआ था 7 मास पहले, वो तो अच्छा नहीं हुआ था। हम लोग एक कार्टून भेजा था ईमेल के बावजूद। तो इसके लिए हमारा जो पश्चिम बंगाल में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक वर्डिक्ट दिया था, जो अरेस्ट हुआ था, सब कुछ अगेंस्ट द लॉ ऑफ लैंड हुआ था, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हुआ था, एंड रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू कॉम्पेंसेट अस 50,000 ईच, एंड ऑल्सो इनिशिएट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी टू पनिश द गिल्टी पुलिस ऑफिशियल्स। बट आवर गवर्नमेंट कुछ नहीं किया था। तो आपके मामले का अभी स्टेटस क्या बना हुआ है? एट दैट मोमेंट हमारा केस, क्रिमिनल केस चल रहा है। वो गवर्नमेंट का जो पुलिस है, वो 66M सेक्शन में की जो चार्जशीट सबमिट किया एवं कोर्ट दिस चार्जशीट को कॉग्निजेंस में लिया था एंड नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑल फिक्स किया था, एंड हम लोग को समन भेजा था टू पर्सनली अपीयर बिफोर द कोर्ट। सो दिस केस चल रहा है हमारा ऊपर, केस चल रहा है 66 और यही चल रहा है। मुश्किलें बनी हुई हैं। करने का यहाँ आपके पास आऊंगी। कई मामले सामने आए और आज भी कई डेवलपमेंट्स हुए हैं, शायद इसलिए हम इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन मुंबई से जो राहत की खबर ये आई है कि जो 2 लड़कियां हैं जिन पर इतना गिरफ्तारी, तभी सभी कानूनों का एक तरह से उल्लंघन करते हुए हुई, रात में उन 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था, मारा भी गया था। तो अपने आप में अब इस मामले को रफा दफा किया जा रहा है। अब इस पर चार्जशीट नहीं होगी। इससे पहले जो 2 पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड भी किया गया। आप कैसे अभी सिस्टम को इवैल्यूएट कर रही हैं? वेल, अभी जो पोजीशन है इस इंडिया में, हमारे देश में कानून को सही तरीके से समझ के, स्पेशली ये नया कानून है, आईटी लॉ है, और 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी कुछ नए अमेंडमेंट्स आए हैं और उनको समझने में, उसका क्या इम्पोर्ट है, क्या पर्टिकुलर उसका एम्बिट है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम टाइम टू टाइम देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्या एग्जैक्टली इस सेक्शन को इतना लिबरलाइज्ड व्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते? मेरे ख्याल से ये ओवर स्ट्रेच कर दिया है पुलिस वालों को ट्रेनिंग। लेकिन अभी तो फिलहाल यही है कि जो फेसबुक यूजर्स हैं वो कैसे समझे इस कानून को, और क्योंकि जरूरी है, हमारे देश में इतने यूथ हैं, 7%। मिस्टर सिंह, आपके पास आती हूँ। ये एक तरह से जो कानून आईटी एक्ट बना 2000 में, 2005 में ये धारा लाई गई, कहा गया कि लोकसभा में इसे पास किया गया 23 दिसंबर को बिना किसी चर्चा के। क्या समझें, क्या ये जल्दबाजी में बना? क्या समझें कि हम लोग इस जो पूरा ये मीडियम है, इसकी जो कितना व्यापक होगा और ये इतना महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए हो जाएगा, ये हमने इसे नहीं समझा। क्योंकि शायद तब 2005 में जो नेता कितने फेसबुक में होंगे, कितने नेट जुड़े होंगे, शायद नहीं जुड़े होंगे, उनको लगा होगा छोटा सा एक कानून इसे पास कर दें। क्या इसको गंभीरता से लिया गया जितना ये गंभीर अब हमारे लिए बन गया है? देखिए, इस समय इंटरनेट यूजर, पर्टिकुलरली मोबाइल के थ्रू जो इंटरनेट इनेबल्ड मोबाइल हैं, उनकी संख्या करीब 7 करोड़ इस समय है, रफली माना जा रहा है। एक बड़ा वर्ग है जो जा रहा है। किसी भी कानून को सही है या गलत है, इसको इवेल्युएट करने का जो टच स्टोन है वो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस लॉ what are going to be the attendant problems? प्रॉब्लम क्या होगी अगर इस कानून को ना लाया जाए?
सोसाइटी ग्रो कर रही है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल, एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, इंटरनेट काफी नीचे तक जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा यूथ है जो नॉलेज के इस फ्लड गेट को अपने साथ देखता है कि इमीडिएटली नॉलेज मिलता है, तो आप इसको रोक नहीं सकते, ये बाध्यता आपकी है। अब इसका दूसरा जो पहली है वो इससे ज्यादा खतरनाक है, इसका ट्रांसनेशनल डायमेंशन है। ये कोई दुबई में बैठा आदमी ISI अगर चाहे तो दुबई में से एक कोई FB पे कुछ भेज दे और वो ऐसी चीज हो जिसकी वजह से सोसाइटी में एक रॉयट की सिचुएशन आ जाए, तो आप समझ सकती हैं कि लॉ तो लाना ही होगा, लॉ के बिना चलेगा नहीं, क्योंकि ट्रांसनेशनल डायमेंशन जब भी आएगा तो इंडिया में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं जो कि कहीं फॉरेन एजेंसी बाहर की करें। तो ऐसे में दोनों को इवेल्युएट करके देखना होगा। यहां पे मुश्किल यह है कि जब सोसाइटी ग्रो कर रही है, उसके डेमोक्रेटिक मूविंग्स बढ़ रही हैं, वो चाहती है कि प्रजातंत्र के तमाम चीजों को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो एक्सप्रेस करे, और बहुत अच्छा होता है किसी भी समाज में आप उसकी फीलिंग्स को दबाए नहीं, एक्सप्रेस करने दें, हम लोग उसके कायल हैं। लेकिन उसमें हो ये रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप इसको दबाएं तो नहीं, लेकिन जो जुमला आपने इसमें कहा है 66A में जो जुमला आपने इस्तेमाल किया है कि ग्रॉसली ऑफेंसिव और हैज मिनेसिंग कैरेक्टर, अब ये बड़ा वेग सा है। कानून पे आती हूँ पहले एक कमेंट देना चाहूंगी कि जो यूथ है, आज की यूथ जो है वो नहीं समझती है कि क्या मतलब इम्पैक्ट होगा। वो एक एक्शन कर रही है, वो कुछ सपोजिंगली एक कंज्यूमर ब्लॉग है, उस पर वो कुछ लिख देती है कि मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज पसंद नहीं आई। डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अब्यूजिव लैंग्वेज, किसी को बहुत ज्यादा डिफेम करना, ग्रॉसली ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करना, वो गलत है। ठीक है, वहां वो दायरा क्रॉस हो जाता है। आते हैं। पहली बात तो जैसे हम कानून आया उससे पहले समझने की कोशिश कर रहे थे, कानून क्या जल्दबाजी में लाया गया, इसकी डेप्थ और इसकी गंभीरता जो हमारे समाज में है, क्या वो हमारे नेताओं ने समझी जब इसे पास किया गया। लेकिन अब जब ये आ गया, जो 6 मामले सामने आए हैं, ग्राफिक के जरिए मैं दिखाना चाहूंगी कि हाल में पालागढ़ में 2 लड़कियों का हुआ, अभी अब एमएनएस के नेता के खिलाफ किसी ने लिखा तो एक लड़के को हिरासत में ले दिया गया, गृह मंत्री चिदम्बरम के बेटे के खिलाफ किसी ने लिखा तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जितिन, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस प्रॉब्लम को, खासतौर से जिस धारा के तहत इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, समस्या ये है कि कानून कुछ भी कहे, पर कोई भी कानून अगर आपके संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है तो कानून असंवैधानिक है। और जहां तक 66A की बात है, खाली ये सेक्शन नहीं, 69 भी जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस, अगर इस पूरे 66 सेक्शन को चुनौती दी जाए तो मैं पूरी तरह मतलब मुझे लगता है कि ये कानून जो है असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट में करार दिया जाएगा, और आज इसे चुनौती दी भी गई है। अब होता क्या है, ये 66A देखिए, हमारी देश के अंदर पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, 14 मिनट में 23 बिल पास होते हैं, पूरे टाइम झगड़ा होता है, बहस होती नहीं है। कानून के अंदर जो लिखा गया पूरा का पूरा सेक्शन 1935 के यूके के पोस्टल ऑफिस के अमेंडमेंट एक्ट से कॉपी करके उठा के डाल दिया गया। वो अब ब्रिटेन में क्या हुआ, 1988 के अंदर उस कानून को रिपील करके टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लाए, 2003 में पूरा का पूरा वो भी रिपील कर दिया। पर आज हम भी उसी धड़ल्ले से उधार के कानून पे चलते हुए चले जा रहे हैं। और समस्या यह है, विडंबना इस देश की देखिए, एक व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर जो ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम में एक समानांतर विचार नहीं होने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक चीज जो आप कह रहे थे, जो इस एक्ट के बारे में, जब 2000 में आईटी एक्ट बना तब ये था नहीं, इसमें ये प्रोविजन नहीं था। एक्सपर्ट कमेटी ने अगस्त 2005 में इसे पास किया था और 23 दिसंबर 2008 के करीब जो डिबेट, बिना डिबेट के ये पास हुआ था। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक्सपर्ट कमेटी तो बैठी होगी, उसने क्या सोचा होगा जब इन धाराओं को हम ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार दर्शकों को बता सकते हैं कि 66A क्या है। जी, तो अब ये बताइए कि कानून देश में कौन बनाएगा, एक्सपर्ट कमेटी या लेजिस्लेटर्स? कानून बनाने वाले बनाएंगे। एक कमेटी जिसमें 70 साल के आईएएस, 60 साल के आईएएस अफसर बैठे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, जिनको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फर्क क्या है, जो सभी को एक ही कानून के बंधन में बांधकर देश को चलाना चाहते हैं। तो ये अगर आप इस तरह से चलेंगे तो कानून इस तरह से नहीं बनते। इंटरनेट नया माध्यम है। क्लैरिफिकेशन की जरूरत है इसमें, या तो अमेंडमेंट आई जाए। अगर अमेंडमेंट आएगी तभी, जैसे अब पहले देखिए एक सेक्शन 80 होता था, उसमें सेक्शन 80 में होता था कि पब्लिक सर्च करने का जो पावर है वो डीएसपी एंड अबव को जाता है, और बाद में वो इंस्पेक्टर एंड अबव हो गया। तो इस तरह की जो चीज है वो अमेंडमेंट के थ्रू ही लाई जा सकती है। ठीक है। मैं आपसे आगे पूछूंगी, जो शब्दावली है इस एक्ट की, वो अपने आप में लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, स्पेशली जो हमारे पुलिस वाले, उन्होंने कैसे, आम आदमी तो कर नहीं पाता, तो पुलिस वाले जो हैं वो कैसे इंटरप्रेट करके इसमें इतनी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ऑफेंसिव, मेनेसिंग, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन मयंक हमारे साथ, मयंक शर्मा जुड़ रहे हैं। मयंक,
आपका तो एक्सपीरियंस रहा है, मयंक कैरिया से थे और इन लोगों ने एक वेबसाइट के माध्यम से लोग जुड़े हुए थे, आपके आप बीती हम आपके जरिए बताना चाहेंगे कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस मामले में। जी मयंक। क्या आप सुन सकती हैं? जी मयंक। हाँ, पहले मैं कुछ दर्शकों को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो 66A पर इंटरप्रिटेशन का स्पेशली जो सवाल उठ रहा है कि कौन से कमेंट या कौन से ब्लॉग को हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं इंटरप्रेट करने के। अब आप मुझे ये बताइए कि जो मेरा और मेरे कलीग मिस्टर राव का केस हुआ था, एक साल पहले कंप्लेंट की जाती है 2011 में। कंप्लेंट करने वाले कौन हैं? एक एनसीपी के एमएलसी श्री किरण पावस्कर। अगर आप एफआईआर की कॉपी देखें तो उसके अंदर साफ साफ एक चित्र बनाया हुआ है। हेलो जी। उसके अंदर साफ साफ एक चित्र है जिसके अंदर उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। जी। अब आप मुझे ये बताइए मैम कि अगर आपने वो एफआईआर के अंदर वो चित्र देखा है तो वो साफ साफ ये जताता है कि वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है और कुछ नहीं है और उसका मजाक बनाया गया है। तो ब्लॉग या कमेंट तो दूर की बात, अगर एक पॉलिटिशियन 64 साल की आजादी और जो संविधान की हम बात करते हैं, एक इंडियन पॉलिटिशियन अगर एक चुनाव चिन्ह को राष्ट्रीय ध्वज समझता है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, ठीक है। बैंक इसमें एक चीज और है कि वो पॉलिटिशियन है इसलिए उसके राइट्स नहीं खत्म होते हैं, लेकिन यहां पे अगर गलती से उसने राष्ट्रीय ध्वज को पार्टी के ध्वज को लेके कंफ्यूज हो गया है तो ये मेरे ख्याल से बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है कि वो पार्टी के ध्वज को नहीं जानता आपने और नहीं राष्ट्रीय ध्वज को जानता है। ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन एक चीज और भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में 8 रेस्ट्रिक्शन है 19(2) में और उसके करीब 3 दर्जन कानून है जिससे वो इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज इतने हैं जो आपको शैकल कर सके। आप एक मोमेंट भी गलत करते हैं तो 499 आईपीसी में आपको लिया जा सकता है डिफेमेशन में। लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि हाँ इसी में आप जोड़ दें, चूंकि साइबर फंक्शन एक नया फंक्शन है तो आपको 499 में ही जोड़ सकते हैं या उसका इसी में प्रोविजन कर सकते हैं। एक सेक्शन 66A भी आया है। अब जब ये स्पेसिफिक लॉ आ गया है तो वो 499 की जो बात हो रही है आईपीसी की उसके साथ रीड होता है और लॉ जो है कोर्ट्स ने काफी हद तक ये टर्म्स को भी डिफाइन किया है। हाउएवर मुझे लगता है कि साइबर वर्ल्ड में क्योंकि इतना टेक्निकल है, ब्लॉग पे क्या लिख रहे हैं, कितनी ग्रेविटी हो सकती है, उसकी सीरियसनेस को डिफाइन करना जरूरी है। एक ही चीज है कि उसमें जो दरोगा है या जो इंस्पेक्टर है उसको ये सारी चीजें नहीं मालूम है। जब वो इंप्लीमेंट करेगा तो उसको कुछ मालूम नहीं। सवाल यहाँ पे ये उठता है, मयंक मैं आप ही के पास आ रही हूँ, सवाल ये उठता है कि कुछ केसेस ही क्यों सामने आ रहे हैं अभी, और ये जो केसेस आ रहे हैं वो पॉलिटिक्स से जुड़े ही क्यों आ रहे हैं सामने। मयंक का जो मामला था, मयंक जिस तरह से एक ट्रेड यूनियन के पूरे चला रहे थे, मेरी उससे उनसे फोन पे बात हुई थी, उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरह से एक वो जो नेता हैं वो कुछ टेक ओवर करना चाह रहे थे। मयंक जो प्रॉब्लम है, क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, क्या था? यही मैं इसी बात पे आ रहा था। अगर सर कह रहे हैं कि वो क्योंकि राजनेता थे उनसे कंफ्यूजन हो गई, चलिए मैं उनका ये तर्क भी मान लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर एक राजनेता, पुलिस अधिकारी जो कि साइबर के पुलिस अधिकारी हैं और एसीपी लेवल तक, क्या उनको भी वो चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दिया? बिल्कुल सही है, वो ड्रैकोनियन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कम से कम उनको तो ये मालूम होना चाहिए और उसके अलावा मालूम भी हो तो उसमें जो आपके साथ हुआ था वो कहीं से जस्टिफाइड नहीं था। देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं जब हम लोग इस एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं। मैं एक सवाल जो इसमें ला रही हूँ, मैं सवाल जो इसमें मैं ला रही हूँ कि क्या जो निजी स्वार्थ है वो इस समय हावी हो रहा है कुछ नेताओं का, क्योंकि प्रोफेसर मोहपात्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मोहपात्रा, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है आप टारगेट में इसलिए आए क्योंकि जो कार्टून था वो ऑफेंसिव था, शायद सीएम को पसंद नहीं आया, यही एक कारण था? हाँ, एक यही कारण था। वो हमारा जो शासक दल था वो हमारा एक कार्टून को जी मैं आपको सुन सकती हूँ। कार्टून को वो पसंद नहीं करता था, सो हमारा ऊपर वो 66 से लागू किया था एंड 7.5 महीने पहले ये सब हुआ था। हम लोग ये समझते हैं, हम लोग तो आईन विशारद नहीं है, वो संविधान विशारद भी नहीं है, पर हम लोग हमारा एक्सपीरियंस से यही समझता है
जो हमारा ऊपर जो 66 से लागू किया था, हमारा ऊपर जो केस डाला था वो मिसयूज हुआ था, आई थिंक सो। एंड हम लोग यही चाहिए, ये 66A जो सेक्शन है उसका संशोधन चाहिए, उसका मिसयूज ना होना चाहिए इन फ्यूचर। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, वही चाहिए हम लोग, हमारा देशवासी के लिए चाहिए, डेमोक्रेटिक माइंडेड पीपुल के लिए ये चाहिए। एंड हमारा जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अंदर में भी यही चाहिए। सो आप लोग कुछ सम कीजिए, सो दैट इन फ्यूचर no state government can arrest anyone just using the social network, email, internet, etc. So this हम लोग यही चाहिए, जो 66A संशोधन चाहिए, मिसयूज नहीं चाहिए इन फ्यूचर। जी जी, अभी हमारे चैनल से कपिल सिब्बल ने बात की। कुछ दिन पहले भी उन्होंने सवाल उठाए थे जिस तरह से अरेस्ट हो रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में बरखलाफ से बात की। क्या कहा, ये सुनते हैं। And when you see, say there are so many instances of such gross abuse, remember we are a country of 1.2 billion people, and if there are 5 or 10, take for example the Code of Criminal Procedure. Every day we have complaints about the powers under the code being misused by police officers. But do you accept that all the examples I have cited are gross misuse of this law? I certainly believe that yes, it's an overreaching of what enforcement authority is entitled to do. To which? तो फिलहाल ये पूरा इंटरव्यू आगे भी देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि ग्रॉस ओवररीच है और आज इस मामले में एडवाइजरी जारी की गई है। आज एक और डेवलपमेंट रहा, जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अपनी कई गलतियों के लिए खुले तौर पर माफी मांगने और भूल सुधार के लिए कहा है। चिट्ठी में जस्टिस काटजू ने लिखा है कि बाल ठाकरे पर टिप्पणी को लेकर हुई गिरफ्तारियों में जैसे महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की, उसी तर्ज पर उन्हें भी जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महापात्र और शिलादित्य चौधरी के खिलाफ सारे मामले वापस लेने चाहिए। तो आपको बता दें कि इस पर ममता बनर्जी की तरफ से एक सफाई भी आई है। उन्होंने इस पर अपनी बात भी कही है। ममता बनर्जी ने कहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं किसी व्यक्ति के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूं। ये सरकार किसी की बातों पर नहीं चलेगी। इस सरकार को डराकर धमकाकर कुछ भी नहीं होगा। मैं वही करूंगी जो नियम के अनुसार हो सकता है। ये सरकार आम लोगों की सरकार है। मैंने कभी कभी अपनी पार्टी के लोग और मेरे समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जो किसी ने कभी नहीं लिखा है। तो यहां पर सवाल हमारे सामने है। खुद आईटी मिनिस्टर कह रहे हैं ओवररीच हुई है, शायद इसलिए एडवाइजरी आई। एडवाइजरी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस मामले में हमारे नेता जुड़े, कुछ मामलों में जिनमें गिरफ्तारियां हुई, नेताओं का काफी वो देखा गया। यहां पर जितन मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या जो ये सारे आप इस पूरे मामले को समझते हैं, क्या जो पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस है उसी के तहत ऐसे मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, या और तर्ज पर भी इसका मिसयूज हो रहा है? आप ज्यादा पूछ रही हैं, मैं तो ये पूछूंगा इसके अलावा कोई मामला बताइए जिससे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना हो और वहां 66A के अगेंस्ट में एक रात को गिरफ्तारी किसी की हुई हो। आप ट्वीट कीजिए गृह मंत्री के बेटे के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी होती है। और 66A में चार्ज क्या लगा है? अनोइंग ट्वीट। ये जो वर्ड है अनोयंस, अब इसकी परिभाषा कुछ बताई नहीं गई है, जिसका जैसे मन करे। आज मैं और आप बैठ के यहाँ पे टेलीविजन स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं, विवादास्पद मुद्दा है, विवाद हो सकता है, अलग विचार हो सकते हैं, पर अगर कपिल सिब्बल जी को आज ये लगता है जो मेरे विचार हैं या जो आपके विचार इस डिबेट में है वो उनको अनॉय कर रहे हैं, और चूंकि इस डिबेट का प्रसारण आपके चैनल के वेबसाइट के ऊपर भी होता है जो कि कवर्ड है 66A के अंदर, तो वो जाके FIR फाइल करेंगे। आई फेल्ट अनॉयड एंड आई विल बी अरेस्टेड। मिस्टर चिदम्बरम ने उसके बाद जब उनको जानकारी मिली थी, उन्होंने कहा था कि तुरंत इस पर रिहाई होनी चाहिए। तो किसको कहा उन्होंने? पुलिस अफसरों को। वो उम्मीद कर रहे हैं, अपने बेटे को क्यों नहीं कहते कि आप FIR वापस लीजिए? ये तो खाली जबानी जमा खर्च है। शुरुआत किसने करी ये परिभाषा के अंदर कि क्या 66A के अंदर ऑफेंसिव माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? शुरुआत इसी सरकार ने करी, क्योंकि जब वो रामदेव जी वाला आंदोलन हुआ था उस समय इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी सामग्री आ रही थी जो कि पॉलिटिकली रूप से अनकंफर्टेबल थी। पॉलिटिशियन से कार्टून आते थे, उनकी मतलब मजाक बनाया जा रहा था, जोक्स उनके ऊपर चल रहे थे बिहेवियर को लेके, जो कि अखबारों में रोज सुबह कार्टून में भी छपता है। पर चूंकि वो सोशल मीडिया है, वहां रेप्लिकेशन ज्यादा होता है और उन कार्टूनों के ऊपर लोगों को अपने विचार रखने का भी
मौका वहां पे मिलता है और फ्री में मिला हुआ माध्यम है, हर जो व्यक्ति चाहे अपना लिख सकता है। तो उनको लगा कि जिस तरह से इजिप्ट या टूनिशिया के अंदर ये हो रहा है कि रेप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा है, लोग आपस में जुड़ रहे हैं और ये जो विचार है दे स्टार्ट टू रेजोनेट, सो दे स्टार्टेड टू कंट्रोल दिस सोशल मीडिया एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। तो क्या मिस्टर सिंह ये जो टॉलरेंस लेवल हमारे सरकार का, नेताओं का, शक्तियों का कम रहा, इसलिए ये मामले ज्यादा बढ़े? पिछले 65 सालों में ये एक्सपेक्टेशन था कि जैसे डेमोक्रेसी ग्रो करेगी तो टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। इंग्लैंड वगैरह में आप देखिए टॉलरेंस का ये हाल है कि एक बार लिख दिया, हाईकोर्ट के फैसले को लिख दिया गया कि यू फूल्स, और ये एक आर्टिकल छपा, स्पाई कैचर का केस था जिसको कि बैन कर दिया गया था, और वहां पे मिरर अखबार ने लिखा अपने फर्स्ट पेज एडिटोरियल में यू फूल्स कोर्ट के लिए। उसके बाद ये मामला आया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। लॉर्ड्स ने उसको देखा, कहा कि नो वी कांट डू एनीथिंग, इफ ही हैड रिटन यू क्रूकेड तब तो हम इस पे कुछ कर सकते थे क्योंकि उसमें मोटिव इंप्यूट होता है, लेकिन यू फूल्स लिखा है तो उसका परसेप्शन है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए, हाई कोर्ट के लिए आप यू फूल्स लिखते हैं, वहां कुछ नहीं होता। तो पॉलिटिकल क्लास इंडिया का इनटॉलरेंट होता जा रहा है क्रिटिसिज्म को लेकर, सो मच सो दैट 2011 के लास्ट के 6 महीने में, सेकेंड हाफ में 255 केसेस ऐसे हुए हैं जो वर्ल्ड में, जो 1000 केसेस गए गूगल के पास, जिनमें रोकने को कहा गया है कि कोई एक जो फेसबुक पे है या यूबी पे है उसको आप रोक दीजिए, यूट्यूब पे। उसमें से 255 केस इंडिया से गए हैं, हर चौथा केस इंडिया से गया है। तो 64% है उसमें जो ब्लॉकिंग रेट है, और ब्लॉकिंग रेट 64% आप समझ सकती हैं। दूसरा यह है कि उसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है। इस पे एक डेटा यहाँ पे जोड़ दूं कि जनवरी 2012 से जून 2012 तक इंडिया मेड 2319 रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर डेटा के बारे में जानकारी के लिए। तो इन्हीं महीनों में इतनी गूगल के द्वारा जानकारी, और ये इनटॉलरेंस इतना हो गया है पॉलिटिकल क्लास का, और खास करके रूलिंग सेक्शन जो है, रूलिंग डिस्पेंसेशन जो है, उसका इनटॉलरेंस सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स में ही ज्यादा है। तो एक तो ये इससे बचना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल क्लास कम से कम डेमोक्रेसी ग्रो कर रही है, पब्लिक को एक मीडियम मिला है क्रिटिसाइज करने का, कम से कम उसको देख ले, और उसमें कोई रिएक्शन की जरूरत होती नहीं है क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम एजुकेट करते हैं मासेस को। एक मिस्र में देख लीजिए आप, सभी जगह इस तरह का, जैसे बहुत बढ़िया इन्होंने कहा कि वो कनेक्ट करते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट को भी इस टाइम पे जरूरत है, जैसे ट्रेनिंग की मैं बोल रही हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स को ये समझना होगा कि इसका एम्बिट कितना खींचा जा सकता है, क्या इसका मीनिंग है। पुलिस केस में आएंगे, इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि पुलिस को आप ट्रेनिंग देखिए क्या मटेरियल ऑफेंसिव है कि नहीं है। नहीं, पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरी है। ये पब्लिक अवेयरनेस दोनों चीजों को जरूरी आप बैलेंस किसी करना पुलिस वाले को कार्टून दिखाइए, वो आपको मिनट के अंदर बता देगा कि ऑफेंसिव है कि नहीं है। मगर समस्या ये है कि यहाँ कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ गलत कानून का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो कानून को बदलने की जरूरत है। अगर हम ये कहें कि अब ऐसे देखा जाए तो गलती जिस मजिस्ट्रेट के सामने लड़कियों को प्रोड्यूस किया गया रात को, उनकी भी गलती थी, उन्हें पूछना चाहिए था ना रात को क्यों गिरफ्तार किया गया। उनको ये पुलिस वालों ने तो चार्जेस लगा दिए, उनको उसी समय कुछ हद तक तो मजिस्ट्रेट की भी गलती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है मिस्टर मोहपात्रा, आपके ऊपर केस चल रहा है, आपको बहुत परेशानी हो रही है, जिस तरह से आपने कहा बार बार जाना पड़ता है, लेकिन जब से आपका ये अरेस्ट हुआ, ये पूरा मामले सामने आया, क्या असर, इसका क्या असर वहां पे आपने देखा है? क्या अब फेसबुक में जो आपके आसपास के सर्कल के लोग हैं कम जाने लगे हैं, या आप खुद ही अब कम यूज करने लगे हैं? हमारा अरेस्ट के लिए लेकर हमारा जो स्टूडेंट्स है, वो जो यूथ है, हमारा टीचर कम्युनिटी है, every people of our state and all over India also protested on roads, but Human Rights Commission also verdict in favor of us against the government, but government did not pay any respect to this verdict of Human Rights Commission and its recommendation. So for this reason the case is criminal case upon us चल रहा है। हम लोग यही चाहिए India government should take some steps so that our state government can withdraw unconditionally the case against us under section 66A of IT Act. हम लोग यही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसमें अब अमेंडमेंट की जरूरत है? इसमें एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है, हम तुरंत लौटते हैं, बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो
केंद्र सरकार भी इस कानून के दुरुपयोग को लेकर सजग है। सरकार ने आज एक अहम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 66A का इस्तेमाल आईपीएस अफसरों की मंजूरी के बिना ना हो। फिलहाल ये एक एडवाइजरी है जो जारी की गई है। इस पर एक रिपोर्ट। पालघर से जुड़े फेसबुक टिप्पणी मामले में देर से ही सही, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कार्रवाई की। ठाणे के एक एसपी और पालघर के एक इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उस जज का तबादला कर दिया जिसने 2 लड़कियों को 15,000 के बॉन्ड पर जमानत दी। जाहिर है सबको यह एहसास है कि पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66A का गलत इस्तेमाल किया है। आईटी मंत्री कपिल सिब्बल बार बार कहते रहे हैं कि इस कानून में बदलाव होगा। इस बीच आईटी महकमे ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि पुलिस इस धारा के तहत तब तक कोई केस दर्ज नहीं कर सकती जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में डीसीपी स्तर की मंजूरी न हो और शहरों में आईजी स्तर की मंजूरी न मिले। बम्बई में जो हुआ हम उसको खिलाफ है, हम समर्थन नहीं करते। छोटे बच्चों को जेल भेज दिया गया, वो नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो टेक्निकल वर्ल्ड है वो भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके अंदर यकीनन उसी हिसाब से हमें कानून बनाने पड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसमें जो जो तब्दीलियां करनी है सरकार करेगी। जी, पर अभी आपको लगता है कि ये आईपीएस अधिकारियों को देने से रुक जाएगा? इससे यकीनन फायदा होगा और ये एक सरकार का अहम सर्कुलर है और इससे इस तरीके के जो वाकयात हैं जो आप देख रहे हैं वो कम होंगे या बंद होंगे। भरोसा करना चाहिए कि इस कानून की उम्र अब बहुत ज्यादा नहीं होगी। भारत सरकार आईटी एक्ट की धारा 66A के इस्तेमाल का अधिकार सिर्फ आईपीएस अधिकारियों को देकर इसका दुरुपयोग रोकना चाहती है। लेकिन कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके बाद यह सवाल बना हुआ है कि क्या इस पहल के बाद भी इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग रोकना संभव हो सकेगा। संसद भवन से कैमरामैन एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए अब इस कानून को समझने की कोशिश करते हैं। जो एडवाइजरी सामने आई करने का जो एडवाइजरी आई है, क्या ये काफी होगी या अमेंडमेंट होगा कि नहीं, कि उसकी जरूरत है कि नहीं, वो बाद में समझेंगे। लेकिन पहले एडवाइजरी एक पॉजिटिव डिसीजन है क्योंकि इतना मिसयूज हो रहा है और आप देख ही रहे हैं नेशन में कैसे कैसे केसेस हैं इस टाइम पे। तो इस अब्यूज को रोकने के लिए ये एक इमीडिएट स्टेप है। मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके लिए अमेंडमेंट जरूरी रहेगा इन द लॉन्ग रन। देखिए, इसमें अब डिप्टी कमिश्नर और आईजीपी लेवल ऑफिसर की मंजूरी मतलब होगी, अप्रूवल, तभी एक एसएचओ इस मामले में कंप्लेंट रजिस्टर करेगा। लेकिन इसमें अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है। वो जो एक मुश्किलात है वो बनी हुई है इसमें। यस, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट कर सकते हैं, एफआईआर हो सकती है। लेकिन हाँ, इसमें ये एक एडिशनल स्टेप डाल दिया गया, बिना उनकी अप्रूवल के आगे नहीं चलेंगे। इसके 2 फॉल आउट्स हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव है क्योंकि कोई मिसयूज ना हो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि डिले, अगर आप देखें फाइल्स इस टाइम पे साइबर क्राइम सेल्स जो हैं इस टाइम स्टेट्स में काफी हद तक उनके पास इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं कि वो उनसे इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाते मेनी केसेस में। तो अगर वो एक चैनल से डीसीपी हो जाएगा अरेस्ट, हाँ, अगर एफआईआर दर्ज होना है तो उसको अगर अप्रूवल की जरूरत है तो उसको मशीनरी को बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो डीसीपी और जो आईजी का रैंक है उसको इतना एफिशिएंट होना पड़ेगा कि इतने सारे कंप्लेंट्स को वो डील कर पाए। ठीक है जितिन, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि आप कह रहे हैं कि अरेस्ट कीजिए बाद में आप कोर्ट में जाइए, तो अब सवाल ये कि हमारी अदालतें करें क्या वो बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार के केस हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के केस हैं या पीआईएल्स हैं उन्हें सुने, या फिर ये फेसबुक में किसने क्या कमेंट करा है, किसने लाइक किया उसके ऊपर जो अरेस्ट हुआ है उसके ऊपर वो केस सुने, क्योंकि 2 लाख केस पेंडिंग है। तो सबसे पहले तो सिर्फ अमेंडमेंट नहीं, पूरे के पूरे आईटी एक्ट को आपको दोबारा लिखने की जरूरत है क्योंकि आप पायरेटेड कंटेंट होता है उसके लिए भी बीच में आपने सारी टॉरेंट साइट्स ब्लॉक करी थी। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया था, वहां याचिका क्या लेके जिसको भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुना जा रहा है क्योंकि एक फिल्म की पायरेसी हुई तो आपने सारी साइटें ब्लॉक कर दी। अच्छा, क्योंकि होना ये चाहिए था, अगर कोई पायरेटेड कंटेंट था वो स्पेसिफिक कंटेंट को आप ब्लॉक कर दीजिए। पर इन्होंने क्या किया, कानून का मिसयूज करते हुए कहा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है जो 69A के अंदर आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी, उसे धमकाया कि आपको जेल भेजेंगे। तो उस डर से सारे आईएसपीज ने वो सारी की सारी साइट्स ही ब्लॉक कर दी, जिसमें वीमियो जैसी साइट्स, ये सब सारे सर्विस प्रोवाइडर साइट्स ब्लॉक कर दी गई, जो भी गलत इस्तेमाल था। तो आप पूरा आईटी एक्ट उठा के देख लीजिए, ये लिखा इसलिए क्या था कि जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ईमेल कम्युनिकेशन है, उसको एट पार विद रिटर्न कम्युनिकेशन ट्रीट किया जाए। उसी के में लगे हैकिंग के ऊपर कोई परिभाषा आज के समय
समय में है नहीं, आपके डिफेमेटरी कंटेंट क्या होगा, वो सारी टर्म्स पूरी की पूरी वेग हैं। तो जरूरी है कि हमें उधार के कानून कोर्ट्स इसे क्लैरिफाई करें। मैं सोचती हूँ कि कोर्ट्स क्यों क्लैरिफाई करें, आप कानून बनाइए, कानून बना है उसे क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। जो कोर्ट्स इंटरप्रेट करेंगी वही एक फाइनल। ठीक है मिस्टर सिंह, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन तक हम जाएं क्यों? क्या हमारे पास लॉ की बॉडी ऐसी नहीं हो सकती जो कि बहुत स्पष्ट हो और जिसे अगर पुलिस वाला नहीं समझ सकता तो कॉमन आदमी कैसे समझेगा? तो हम कैसे बचेंगे उससे? इसलिए लॉ बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, अच्छा दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से हो ये रहा है कि बायस अगर है स्टेट तो वही तरीका अपना रही, सर्विस प्रोवाइडर को धीरे से इशारा कर दो कि देखो तुम्हें बंद कर देंगे वरना इसको इस साइट को ब्लॉक कर दो। यही मीडिया के साथ होता है कि आप अगर नाराज होता है कोई चीफ मिनिस्टर तो केबल ऑपरेटर को कहता है कि तुम बंद कर दो और वो एक्स्ट्रा लीगल पावर्स इस्तेमाल करता है। तो ऑलमोस्ट वही पैटर्न है स्टेट का। तो स्टेट को इस तरह के इतने फ्री व्हीलिंग पावर्स नहीं दिए जाने चाहिए। एक तो बहुत सीधी सी बात है कि इंटरनेट ग्रो कर रहा है और नॉलेज का फ्लड गेट है। तो फिर वही बात जो जितिन कह रहा है कि पूरा आईटी एक्ट एक छोटा सा नहीं, लेकिन इसके पिटफॉल्स बहुत सीरियस है। उसको मुझे लगता है कि मयंक भी उससे मतलब मुतासिर होंगे। मैं आपको एक केस बताऊं जितेंद्र, अभी 18 जून को एक हापुड़ के लड़के ने किसी रिलीजियस उसके बारे में, पर्सनालिटी के बारे में कुछ लिखा जिसकी वजह से एक कम्युनिटी बुरी तरह नाराज हुई मेरठ में और 3 घंटे पूरा का पूरा जाम रहा। डीएम एसएसपी को हालत खराब हो गई उसको करने में। तो आप समझ सकती हैं कि एक कोई शरारत करना चाहे तो उसका इंपैक्ट जो होगा सोसाइटी में वो बहुत सीरियस होगा। एक और केस बताएं, आईआईएम की लड़की मालिनी मुर्मू, आईआईएम बैंगलोर की लड़की, और उसके गर्ल बॉयफ्रेंड ने एक ट्वीट किया। उसने कहा, दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों की लड़ाई हुई तो उसके बीच में उसने ट्वीट किया जो कि सब जगह चला गया। और उसने ट्वीट ये किया था, फीलिंग सुपर कूल टुडे, डम्प्ड बाय न्यू एक्स गर्लफ्रेंड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उस लड़की ने देखा, सुसाइड कर लिया। अब प्रॉब्लम इसकी है, एक मिनट मैं इसको कंप्लीट कर लूं। इसके जो इनहेरेंट डेंजर है ना, हमें यूजर को इतने बड़े एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उसको कंड्यूट को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी को भी ये देखना होगा। जो अरेस्ट हुए ना वो इन मामलों में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं ये अरेस्ट अलग है। मैं इसके पिटफॉल्स बता रहा हूं। इसमें सुसाइड, मान लीजिए कि एक लड़की और एक लड़का और दोनों नाराज हुए किसी बात पे और उसने कुछ ट्वीट कर दिया, वो पब्लिक डोमेन में चला गया। ये पहलू हम समझेंगे। ये पहलू ये हमें संदेश देता है कि जो हमारे इतना जनमानस जुड़ रहा है इस सोशल नेटवर्किंग से, तमाम अपने आप को कैसे इसमें संभल कर आगे बढ़ाए। ठीक है, वो बहुत लेकिन फिलहाल अभी और मेरे ख्याल से आपने कहा कि भीड़ वहां पे भड़की, यही जो बात है ना, यहाँ पुलिस वालों ने कही थी कि वहां हजारों शिव सैनिक थे, वो भड़के हुए थे, उन्हें लगा हमारे बाला साहब के बारे में लिखा है, हमारी मजबूरी थी, हमें लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो दंगे हो जाते। अब कानून देश में भीड़ चलाएगी। यही भीड़ आज कह रही है कि मुंबई के अंदर उसी शिवाजी मैदान के अंदर हम स्मारक भी बनाएंगे, चाहे कोर्ट कुछ करे चाहे कोई कुछ करे। इस बात में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। नहीं, मैं एक चीज, जब डील हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उस समय 1992 जब बना था तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस हुई कि क्या इसको निर्बाध छोड़ दिया जाए। जी, निर्बाध छोड़ दिया जाएगा। जितेंद्र आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसमें हम इसको रोक नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी इसको यूज कर रही है उसको कॉशन, हम जो मैसेज दे रहे हैं वो डिफरेंट है। मयंक, जो मिसयूज है, एक मिसयूज अगर हम कहें कि आपने देखा अथॉरिटीज का मिसयूज, लेकिन क्या दूसरी तरफ लोग भी मिसयूज करते हैं? उससे बचने के लिए जरूरी है ये। सॉरी, आप रिपीट करेंगे जरा। मिसयूज की बात एक तरफ अथॉरिटीज की जा रही है, कपिल सिब्बल ने भी माना कि ओवर रीच हुई है, हम सब तमाम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पटल का मिसयूज भी किया जाता है आम लोगों द्वारा? मिसयूज जी नहीं, मैं वही आपके पास आ रहा था। एक्चुअली यहाँ पे जो पैनल पे लोग आए हैं उन्हें मेरे केस के बारे में शायद ज्यादा पता नहीं है। तो ये जो बात हो रही है कि कानून स्ट्रांग होना चाहिए या आईपीएस ऑफिसर को ये अधिकार देना चाहिए कि कोई अरेस्ट नहीं करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे केस में जो कंप्लेंटेंट था, जो राजनेता ये किरण पावस्कर, वो भी एनसीपी जैसी पार्टी का, उसने वो किसके पास गया था कंप्लेंट करने के लिए? आईपीएस के पास ही गया था, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि पावर्स आईपीएस को देने से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बात मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या बात कहना चाहता हूं कि ये मंशा की बात है। एक चुनाव चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज में क्या फर्क होता है, ये उसके लिए कोई पढ़े लिखे आदमी की भी जरूरत नहीं है।
वो कोई अनपढ़ भी बता सकता है कि ये मेरे देश का झंडा है या ये कांग्रेस का झंडा है। नहीं, ये पॉइंट तो ले चुके हैं हम। ये तो अंडरस्टूड है। ठीक, जो मुंबई में ऊपर से जी, ऊपर से सबसे पहली बात ये कंप्लेंट जो थी मैडम, ये किस बात को लेके हुई थी कि ये एक तो ये किसी ने पोस्ट नहीं किया था, ये शेयर्ड था। जो इमेज की बात हो रही है या कमेंट की बात हो रही है, वो शेयर्ड थे। और वो कहां पे शेयर थे? क्लोज ग्रुप पे। क्लोज ग्रुप किनका? एयर इंडिया के कैबिन क्रू के लोगों का, जी, जिससे उस नेता का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लेंट एंटरटेन ही क्यों हुई? जस्ट बिकॉज वो एनसीपी का एमएलसी था, जस्ट बिकॉज एनसीपी के जो गृह राज्य मंत्री हैं वो एनसीपी से हैं, और उस वक्त डेप्यूटी सीएम भी एनसीपी के थे। तो राजनीतिक दबाव ही है जो ऐसे गैर कानूनी और मतलब माइंडलेस जिसे बोलते हैं, बिना दिमाग तो ऐसे में आपको लगता है कि अमेंडमेंट की जरूरत है? ये एडवाइजरी जारी करने से कुछ असर नहीं होगा, इसमें बाकायदा सरकार को संशोधन करना पड़ेगा इस एक्ट में? मैम संशोधन, मैं वही आपको बता रहा हूं कि संशोधन की बात तो बहुत बाद में आती है। आप राजनीतिक दबाव का क्या करेंगे? अब मेरे केस में यहां पे बात कंप्लेनेंट या पुलिस अधिकारियों की भी नहीं है, मजिस्ट्रेट। फर्स्ट हमें जब पहली बार रिमांड में लेके गए तो यहां हमारे जो पुलिस निरीक्षक थे घोषालकर साहब, उन्होंने चारों धाराएं जो थी मेरी जमानती धाराएं थी। ठीक है, मुझे हाथ से जी मुझे ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। जो पॉलिटिकल प्रेशर की बात है उस पर ही चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की भले ही बात सोच रहे हो, हम सोच रहे थे कि अगर अमेंडमेंट की बात करें कि इसमें अमेंडमेंट आ जाए तो वाकई ये एक बड़ा कदम होगा, लेकिन फिलहाल मयंक जिस तरह से कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो अपने आप में क्या बना रहेगा अगर हम अमेंडमेंट भी ले आते हैं एडवाइजरीज के बावजूद। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो आज केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है राज्यों को इस पूरे 66A के लिए, और साथ ही पॉलिटिकल प्रेशर जो तमाम इस चर्चा में सामने आ रहा है करने का आपके पास क्या जो ये डिप्टी कमिश्नर और आईजीपी लेवल के ऑफिसर के बाद ये एसएचओ कंप्लेन करेगा, ये एडवाइजरी काफी है इस मामले के मिसयूज को रोकने के लिए? मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट जरूरी हो जाएगा। आप देखते हैं ना आईपीसी में ऑफेंस, हर ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, मर्डर, रेप, कोई भी ऑफेंस हो, चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सबकी इलस्ट्रेशंस हैं। आइडियली तो यही रहेगा कि आईटी एक्ट में भी ऐसी इलस्ट्रेशंस रहे। अभी जब तक कि नहीं होता वो एडवाइजरी, मेनेसिंग, ये सब है हार्मफुल, व्हाट इज इंसल्टिंग, व्हाट इज इनकन्वीनियंस, what is something which is defamatory, everything has to be explained. Either the legislator does it, the parliament does it, or for the time being the courts interpret it. ठीक 66A के बारे में मैं दो बात कहूंगा। अगर आप आज यहाँ पे खड़े होकर कहते हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था कि राहुल गांधी बुद्धू है या मूर्ख है, तो राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा ज्यादा वो उनके खिलाफ किसी कोर्ट में जाकर डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। मैं किसी को मूर्ख कहूं, वो कुछ नहीं कर सकता। बट इफ आई ट्वीट दैट ये नेता मूर्ख है और मैं फेसबुक पे पोस्ट करूं या लाइक करूं, ही कैन गेट मी अरेस्टेड अंडर 66A। दिस इज द सिचुएशन। इंस्टेड ऑफ सुइंग मी फॉर डिफेमेशन, दे कैन गेट मी अरेस्टेड। पॉइंट नंबर 2, जो राजनीतिक दबाव की बात मयंक कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे वर्ल्ड वॉर, जब वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल्स बैठी थी, तो जो नाजी सोल्जर्स है उन्होंने कहा कि सर हमें को तो ऊपर से आदेश मिले थे, इसलिए हमने ये सब नरसंहार किया और हमने ज्यूज को मारा, तो हमें तो छोड़ दीजिए। Judges said no, they were illegal orders, we should have refused to carry out. And same doctrine was followed by Admiral Vishnu Bhagwat when he said that I will refuse to carry out the orders, illegal orders of Union government to appoint a deputy chief because this is illegal. And he resigned, or he was sacked. Similarly, these people who have carried out these illegal orders by arresting these girls, they should be booked for criminal intimidation and they should be sent to jail, and the magistrate should also be punished. ठीक है सर, फाइनल कमेंट्स। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि सोसाइटी जो हमारी है उसमें कॉन्शियसनेस लेवल मल्टी टायर है। उसमें एक गांव की कोई महिला आती है और वो शहर में आती है, मान लीजिए उसके बारे में कोई ट्वीट करता है, तो उसका जो एनॉयंस लेवल होगा वो बहुत हाई होगा, क्योंकि उसने वो सब चीजें सीखी नहीं है। जैसे कि शब्द है अंग्रेजी में, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी, ये कहा जाता है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन अगर भारतीय परिवेश में आप देखेंगी तो इसको बहुत ही नेगेटिव माना जाता है।
तो इस तरह के वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं ट्वीट पे और एनवायंस की बात आती है तो ट्रेडिशनल सोसाइटी की जो महिला होगी उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मेजर्ड इसका वो रखें, ये जो लॉ बनाए इसमें एक तो स्टेट को स्वीपिंग पावर्स न दे जो कि इसमें दिया गया है, एनवायंस का डेफिनेशन एक दरोगा करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात है सोसाइटी को भी बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा कि जब वो ये सब करे तो वो मैसेज किसी को वाकई किसी को हर्ट ना करे। सिर्फ एक लाइन कि सरकारें अब तानाशाही होने लगी हैं, पर इंटरनेट पे तानाशाही का अंजाम क्या होता है वो सरकारों को इजिप्ट ट्यूनीशिया में देख लेना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ आज बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।